हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से एक तो छोटा है कॉनकरेंट फोर्स, और दूसरा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम इन कॉनकरेंट फोर्सेस। मेरे हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा कि इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, और आपसे ये अपेक्षा करी जाएगी कि आपके पास ये पूरे बोर्ड पर नोट्स दिए गए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो गाइस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉनकरेंट फोर्सेस होते क्या हैं। अगर किसी एक बॉडी के एक ही पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी दो या दो से ज़्यादा बल लगाए जाएं एक बॉडी के एक ही पॉइंट पर, तो इस तरीके के फोर्स कलेक्टिवली हम कहेंगे उनको कॉनकरेंट फोर्सेस। जैसे आपके पास ये देखिए, ये फिगर बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ जो ये ए पॉइंट है, ये किसी बॉडी का एक पॉइंट हम कंसिडर कर चुके हैं, और इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक F1 इस ओर खींच रहा है, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से F2 दूसरे की ओर, दूसरे डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट पर तीसरे डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन कॉनकरेंट से डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में हो तो ही माना जाएगा। कॉनकरेंट के डेफिनेशन में सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे कि नंबर ऑफ फोर्स अगर किसी एक बॉडी के एक ही पॉइंट पर लग रहे हों तो हम ऐसे फोर्सेस को कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानेंगे। सिंपल। चलिए हम आगे जाते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट ऑन द बॉडी, यानी जो बल है वो अब बल है कहेंगे आप, क्योंकि कई सारे बल होंगे ना। सारे बल एक ही पॉइंट पर किसी एक बॉडी के लग रहे हों तो उन सभी बल को कलेक्टिवली हम लोग कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानेंगे। ठीक, इसके बाद अब इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस आप देखिए। अभी आपको इस फिगर को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है। क्या था कि एक ही बॉडी का एक पॉइंट है ए, जिस पे तीन अलग अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं। आपको रटना नहीं है कि तीन ही लगेंगे, 3 लगाइए, 30 लगाइए, 300 लगाइए, 3 लाख, 3000, 10,000, 20,000, कितना भी फोर्सेस लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन कुछ और है। यहाँ पर बॉडी को इक्विलिब्रियम होना होगा। मैं समझाऊंगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करिए। तो ये एक बॉडी का एक पॉइंट है ए, इस पर तीन अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हों और सम ऑफ वेक्टर पढ़े हों, ये सारे मतलब वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हों, तो आप जाइए एडिशन ऑफ वेक्टर में एक टॉपिक था कि पैरेललोग्राम लॉ से हम किस तरीके से वेक्टर को ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा बेसिक्स मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना इनफ नहीं है। देखिए, अगर दो वेक्टर हों और दोनों वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग में हों, मतलब इसका ऑर्डर इस ओर है, इसका इस ओर, तो ये एक पैरेललोग्राम की शक्ल लेता है। ये डॉटेड लाइन होगा, और इन दोनों से बने हुए जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, तो इन दोनों का सम ये अकेले होगा। क्लियर है? तो ये जो लॉ होगा ये पैरेललोग्राम लॉ होगा। हालांकि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए तीन लॉज आपके क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं। एक ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें से मैंने केवल एक एक्सप्लेन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना चाहिए, ऐसी मेरी राय है, बाकी आपका जो भी हो। ठीक, तो यहाँ पर मैंने यही वाला लॉ यहाँ पर फिगर में लगाया है। एक वेक्टर देखिए अलग डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर अलग डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर के वजह से बना एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायगोनल है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल। ठीक, लेकिन इसी पॉइंट से एक और फोर्स लग रहा था जो कि F3 फोर्स था, और ये F3 फोर्स F1 और F2 के अपोजिट था। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब, हालांकि इसमें तो अपने में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, लेकिन बेसिक मतलब की अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में, यानी कि नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी बॉडी में फिजिकल चेंज कब आएगा? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने से मोशन में हो जाएगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो आप चाहें तो एक फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन का पहला लॉ भी आपको याद होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स न लगाया जाए।
तो जब अगर बाहर से आप फोर्स ही नहीं लगाएंगे या फिर इतना फोर्स लगाए कि सारे फोर्स एक दूसरे को कट आउट करके नेट रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा ही कुछ कंडीशन यहां पर भी बनता है। यहां फोर्स तो अनबैलेंस्ड लग रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन यहां पर बनती है कि F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट F1 प्लस F2 आ जाता है और इसके जस्ट अपोजिट F3 फोर्स है, जो कि F3 फोर्स अकेले इसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसी परिस्थिति पर जो एक बॉडी का ये पॉइंट ए था, इसकी वजह से कोई, अब ये क्या हो रहा है कि इतने फोर्स लगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पर कोई भी बदलाव आता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लें इसको। जैसा कि हमने पाया है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स ये दोनों शामिल हुए, और रिजल्टेंट क्या बना, हमारा R बन गया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये पूरा R हमने माना है। ठीक, अब अगर आप F3 को देखें तो F3 इज अपोजिट ऑफ F1 प्लस F2। तो अब यहां पे F3 इज इक्वल टू माइनस F1 और माइनस F2, इन दोनों को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में F1 प्लस में F2, ऑलरेडी इधर F3 था, और इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ 0 न्यूटन कांट ब्रिंग एनी चेंज इन द बॉडी। यानी अगर हम नेट रिजल्टेंट फोर्स ही 0 लगा रहे हों, चाहे भले ऐसे अलग अलग करके देखें, इंडिविजुअली देखें, तो फोर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही, लेकिन नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बन रहा है F1, F2, F3, इन तीनों को अगर हम सम करें तो आंसर तो इस बॉडी पर 0 ही आ रहा है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो ये 0 फोर्स तो कुछ भी चेंज नहीं लेके आ सकता है। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यही पूरा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टेड ऑन द बॉडी एट द सेम पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या था, ए था। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0। ऐसी परिस्थिति में अगर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू जो है वो अगर 0 आ जाती है, तो जो बॉडी है अगर वो स्टेट में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तो स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगा, और अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में था, यानी यूनिफॉर्म मोशन में था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा एक स्ट्रेट लाइन पर। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, याद रखिएगा, जब ऐसे फोर्सेस जिनका अनबैलेंस्ड फोर्स का नेट निकालें, सभी को ऐड करके जो वैल्यू निकालें, अगर आंसर 0 आता है तो इसको हम एक ट्रायंगल का रूप देते हैं, और वो ट्रायंगल सेम ऑर्डर में होता है। मतलब देखिए, अगर इसको देखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ ऐसे दिखा दीजिए, फिर यहाँ ये ऐसे दिखा दीजिए, और फिर यहाँ ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, चाहे अगर क्लॉकवाइज ही दिखाएं तो क्लॉकवाइज दिखाइए, सारे के सारे एक सर्कल को बनाते मिलेंगे आपको। ठीक, तो उम्मीद है कि आप कॉनकरेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम इन कॉनकरेंट फोर्सेस पढ़ चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।